हेलो एवरीबॉडी। अब बात करते हैं तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक खुसरो खां की हत्या करके 1320 में गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक रहा। गयासुद्दीन तुगलक तुर्क जाति था। इसका मूल नाम गाजी मलिक था। इसके पिता तुर्क और माता हिंदू थी। 1305 ईस्वी में इसे दीपालपुर का सूबेदार बनाया गया। उत्तर पश्चिमी सीमा का दायित्व सौंपा गया, जिसे इसने कुशलतापूर्वक निभाते हुए मंगोलों को परास्त किया। गयासुद्दीन तुगलक के सुल्तान बनते उसके सामने बहुत सी कठिनाइयाँ थीं। दूसरे प्रदेशों में विद्रोह उत्पन्न हो गया था। खुसरो खां की उदारता से राजकोष खाली हो चुका था। शासन प्रबंधन अकुशल था। गयासुद्दीन ने बुद्धिमत्ता से इन समस्याओं का हल किया और साम्राज्य में शांति स्थापित की। इसने अयोग्य अधिकारियों के स्थान पर योग्य अधिकारियों को नियुक्त किया। गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां द्वारा बांटे गए धन को वापस ले लिया, सिर्फ निजामुद्दीन औलिया को छोड़कर। अलाउद्दीन की आर्थिक नीति ने किसानों की दशा बिगाड़ दी थी, अतः इसे सुधारने के लिए गयासुद्दीन ने बहुत से कदम उठाए। अनावश्यक कर हटा दिए तथा भूमि कर को कम कर दिया। मापन प्रथा की जगह बटाई का नियम लागू कर दिया। सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों को किसानों के साथ सद्व्यवहार करने के आदेश दिए। इन कार्यों से जनता ने राहत की सांस ली तथा राज्य की आर्थिक स्थिति भी सुधरी। इसके अलावा गयासुद्दीन ने शराब क्रय विक्रय पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। सरकारी गबन, रिश्वतखोरी, चोरी आदि पर शारीरिक दंड दिया जाता था। इसके अलावा गयासुद्दीन ने दाग और चेहरा प्रणाली को दोबारा प्रचलित किया। सैनिकों का वेतन बढ़ा दिया। सुल्तान सेना का नियमित ढंग से निरीक्षण करता था। सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार करता था। सेना में अनुशासन था। इसने डाक चौकियाँ बनवाई। घुड़सवारों, हरकारों, धावकों आदि को डाक पहुँचाने के लिए नियुक्त किया। इसने कई नहरें, सड़कें, पुल बनवाए। इसने मुसलमानों के साथ उदारता का व्यवहार किया और हिंदुओं के साथ इन्हें कठोरता का व्यवहार किया। यह कला साहित्य का भी संरक्षक था। इसने बड़े बड़े दुर्ग और भवन बनवाए, जैसे नई राजधानी तुगलकाबाद का निर्माण करवाया। अमीर खुसरो, हसन निजामी आदि इसके दरबारी थे। इसके काल में भी अलाउद्दीन ने जो हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाए थे वे कायम रहे। इसके अलावा इसने हिंदुओं को धन संग्रहण करने पर रोक लगा दी। अब बात करते हैं गयासुद्दीन की विजयों के बारे में। इसने 1321 में वारंगल पर, 1324 में बंगाल पर अधिकार करके इनको साम्राज्य में मिला लिया। अब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु। बंगाल अभियान पर जाते समय यह शासन का भार अपने पुत्र जूना खाया मोहम्मद बिन तुगलक पर छोड़ के गया था। जब वह विजय प्राप्त करके लौटा तो जूना खां ने गयासुद्दीन के स्वागत के लिए दिल्ली के समीप अफगानपुर नामक स्थान पर लकड़ी का मंडप बनवाया। जब गयासुद्दीन तथा उसका छोटा पुत्र भोजन कर रहा था तो हाथियों की टुकड़ी सुल्तान के सम्मान हेतु पास आ गई और उसके धक्के से मंडप गिर गया और इसका पिता और इसका छोटा भाई उसमें दबकर मर गए। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यह निजामुद्दीन औलिया को दंड देने वाला था। जब ये बंगाल अभियान से लौट रहा था तो निजामुद्दीन औलिया ने भविष्यवाणी की थी कि हुनूज अभी दिल्ली दूर है, और रास्ते में ही इस पर लकड़ी का मंडप गिर गया और ये मर गया। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। यह तुगलक वंश का सबसे प्रतापी शासक था।
क्योंकि इसके शासनकाल में तुगलक वंश सबसे ज़्यादा विस्तृत था। जब यह तुगलकाबाद की गद्दी पर बैठा तो इसका शानदार ढंग से राज्याभिषेक किया गया। बर्नी के अनुसार इसके प्रवेश के समय दिल्ली को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया था। जनता में सोने चांदी बांटे गए थे आदि। यह अपने युग का विचित्र शासक था। इसे अपने युग का अरस्तु या शैतान का साथी भी कहा जाता है। यह बड़ा विद्वान, कुशल, अनुभवी शासक था। यह कुछ हद तक हिंदुओं के प्रति भी उदार था, पर यह हठी, घमंडी, जल्दबाज, सनकी और भावुक भी था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी योजनाओं के लिए भी प्रसिद्ध था। इसने जन कल्याण हेतु कई योजनाएं बनाई, किंतु दुर्भाग्य से वे सभी असफल रही तथा साम्राज्य को आघात पहुंचा। पहली 1327 ईस्वी में राजधानी परिवर्तन। तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की तथा उसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा। बर्नी के अनुसार देवगिरी दिल्ली की तुलना में साम्राज्य के बिल्कुल केंद्र में था। अतः सुल्तान ने कुशल संचालन के लिए राजधानी को देवगिरी स्थानांतरित किया। कुछ इतिहासकार कहते हैं मंगोलों के आक्रमण के कारण इसने ऐसा किया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसने इस्लाम का प्रचार करने के लिए राजधानी परिवर्तन किया था। और कुछ इतिहासकार कहते हैं इसने दक्षिण में होने वाले विद्रोह को रोकने के लिए इसने राजधानी परिवर्तन की थी। दिल्ली से देवगिरी 800 मील दूर है। सुल्तान ने देवगिरी को राजधानी घोषित कर दिया तो दिल्ली से सभी सदस्य, परिवार, जानवर आदि सभी को देवगिरी ले जाया गया। दिल्ली में एक भी आदमी को नहीं रहने दिया गया। अंधे, लंगड़ों आदि को घसीटकर भी दौलताबाद ले जाया गया। इसके बाद दिल्ली उजड़ गई। आदमी के वहाँ कुत्ते बिल्ली भी नहीं थे। परंतु देवगिरी की जलवायु दिल्ली वासियों के अनुकूल न थी। अपनी भूल का एहसास होने पर इसने पुनः दिल्ली लौट जाने के लिए सबको बोला। लोगों को फिर कष्ट झेलने पड़े। यह योजना असफल रही। इसमें काफ़ी धन व्यर्थ हो गया। इसके अलावा जनधन की भारी क्षति हुई। सुल्तान के सम्मान को आघात पहुंचा और दिल्ली भी उजड़ गई थी। इसके अलावा 1330 ईस्वी में दुआब में कर वृद्धि। 1330 ईस्वी में इसने कर बढ़ा दिया। कर वृद्धि के वर्ष में दुर्भाग्य से अकाल पड़ गया था, किंतु सरकारी कर्मचारियों ने कठोरता से कर वसूल किया, जिससे किसानों की स्थिति दयनीय होगी। वे घर गांव छोड़कर जंगलों में भाग गए और अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तीसरा है तांबे के सिक्के चलाना। यह भी 1330 ईस्वी में ही हुआ। इसके अलावा इसने सोने चांदी के भी सिक्के चलाए। बर्नी के अनुसार सुल्तान ने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, व्यापार को उन्नत करने के लिए तांबे के सिक्के चलाए। मोहम्मद तुगलक नवीनता का प्रेमी था। विभिन्न प्रयोग करने में उसकी रुचि थी, अतः इसलिए उसने ये सिक्के चलाए। अतः सुल्तान ने सिक्कों को वैध मुद्रा घोषित कर दिया। यह उसकी भयंकर भूल थी और अब घर घर टकसाल खाने खुलने लग गए थे। प्रांतों के निवासियों ने करोड़ों लाखों के सिक्के छाप दिए। उन्हीं से ही वे राजस्व चुकाते आदि काम करते थे। सुल्तान की इस भूल से साम्राज्य को जबरदस्त आर्थिक स्थिति पहुंची। अपनी भूल का एहसास होने पर सुल्तान ने आज्ञा दी कि तांबे के सिक्कों के बदले दोबारा से सोने चांदी के सिक्के चलाए जाएं। मोहम्मद तुगलक की विजय। मोहम्मद बिन तुगलक एक महत्वाकांक्षी शासक था। इसने खुरासान और कराजिल पर अधिकार करने की योजना बनाई, किंतु सैनिक अभियान में भी वह अन्य योजनाओं की तरह असफल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक सहिष्णु, स्वतंत्र विचारों वाला शासक था। उसका ईश्वर तथा हजरत मोहम्मद पर विश्वास था। उसने राजनीतिक क्षेत्र में मुस्लिम धर्म वर्ग की उपेक्षा की। हिंदुओं के साथ विष्णु उदारता का व्यवहार किया।
इसने खलीफा के आदेश पर सिक्कों पर उसका नाम अंकित करवाया और उसके प्रतिनिधि का 1340 ईस्वी में दिल्ली में भव्य स्वागत किया गया। 1327 और 29 ईस्वी के बीच तारम शिरीन के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ। सुल्तान ने इसके साथ युद्ध करने के बजाय इसे धन देकर वापस लौटा दिया। गौरी शंकर ओझा के अनुसार इसने मेवाड़ के अमीर नरेश पर आक्रमण किया, परंतु इसे परास्त होना पड़ा।